क्या आपको अकाउंटिंग एंट्री करने में तकलीफ होती है? आप समझ नहीं पाते कि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, कितने सारे रूल याद करें, कौन सी रूल कब अप्लाई करना है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो इन दिस वीडियो आई विल एड्रेस ऑल दिस इश्यूज एंड आई टॉक अबाउट सिर्फ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, एक कंसेप्ट एंड वन रूल, या सिर्फ एक रूल के बारे में हम बात करेंगे और बेस्ड ऑन दैट I can guarantee you that you can pass any accounting journal entry. But what I need from your side, आपको पूरा focus to understand what I'm gonna tell you in this video. So without wasting any time, आओ शुरू करते हैं. So accounting terms जो मैं बात कर रहा था, जो हमें पता होना चाहिए. So there are only 3 accounting terms which I'm gonna talk about. The first one is asset. अगर मैं आपसे पूछूं कि असेट क्या होता है, तो असेट बेसिकली आपके कंट्रोल में, आपके पोजेशन में कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है, जिससे आपको कुछ फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे और जिसको बेचकर आपको कैश भी रियलाइज हो सकता है. दैट इज नोन एज योर असेट. अगर इंग्लिश उसमें देखें, या इफ वी गो विद द टर्म्स एंड द टेक्नोलॉजी विद विच दिस डेफिनेशन इज, इट सेज assets of the properties or resources owned or controlled by a business which has financial value, which can provide future benefit as well as that can be realized. So एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, आपके पास मान लीजिए एक लैंड है और वो लैंड आपका असेट है या नहीं. अगर हम देखें, ये लैंड हमें फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इस पे हम खेती कर सकते हैं, इस पे हम अपनी कोई शॉप शुरू कर सकते हैं जिससे हमें आगे फ्यूचर में बेनिफिट होगा. इसको बेचकर हम कैश भी रियलाइज कर सकते हैं. So yes, of course, land is an asset. If we see there is a machinery, आपके पास कोई एक मशीनरी है, या मशीनरी छोड़ें, अगर हम बात करें कि आपके घर में एक टीवी है, तो टीवी क्या है आपका? टीवी आपका असेट है. कैसे असेट है? क्योंकि आपको ये ओवर द पीरियड बेनिफिट देगा, क्योंकि आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट दे रहा है. आप उसको बेचना चाहें तो आप बेच के उसे पैसे भी मिल सकते हैं. तो असेट है टीवी एक आपका. सेम वे आपके घर में अगर फ्रिज है, AC है, दीज आर ऑल व्हाट, दिस इज योर असेट. आपके घर में ज्वेलरी है, दैट इज योर असेट. कैश है, वो भी असेट है. बैंक में पैसा रखा है, वो भी असेट है. सो ऑल दीज कम्स अंडर असेट बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल वैल्यू, दे प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट एज वेल एज दे कैन बी रियलाइज इन कैश. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट introduced or invested by owner of the business is known as capital. And this amount which is introduced, जो ये amount owner introduce करता है या amount जो owner invest करता है, वो amount money terms में भी हो सकता है और asset के form में भी हो सकता है. So investor the owner can put in or invest money also as well as he can provide some asset also. जैसे अगर अभी मैंने एक बात करी लैंड है, तो हो सकता है कि ओनर अपना ये लैंड यूज करे बिजनेस के लिए. तो उसने क्या किया, एक असेट भी दिया और उसके ओवर एंड अबव ही हैज पुट इन सम मनी, कुछ कैश भी दिया. तो क्या हम कह सकते हैं कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू असेट? क्योंकि जो भी कैश वो बिजनेस में डाल रहा है, जो भी प्रॉपर्टी वो बिजनेस में यूज कर रहा है, एंड दैट प्रॉपर्टी डेफिनेटली है फाइनेंशियल वैल्यू. लाइक द एग्जांपल जो हमने यूज किया लैंड, तो वो उसका फाइनेंशियल वैल्यू है ही, बेनिफिट भी देने वाला है. तो इसका मतलब असेट इज इक्वल टू कैपिटल. Now move one another term, that is liability. Liability क्या है? Liability एक बिजनेस की वो ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो उसे फ्यूचर में पे करनी है. अब अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, अब उस बिजनेस शुरू करने के लिए मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की जरूरत है, राइट? सो यू रिक्वायर 3 लाख रुपीज टू स्टार्ट योर बिजनेस विद, बट फॉर आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं. अभी 1 लाख रुपए का कैसे इंतजाम करें? वो 1 लाख रुपए अपने दोस्त से बोरो कर सकते हैं, वो 1 लाख रुपए अपने बैंक से बोरो कर सकते हैं. तो क्या हुआ? तो जो आपका बिजनेस में जो 3 लाख रुपए के अरेंजमेंट किया, वो आपने कैसे किया? 2 लाख रुपए अपने डाले, 1 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया. तो अगर हम देखें, आई एम राइटिंग इट असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. व्हाई आई एम सेइंग इट? क्योंकि जो आपका बिजनेस में जो असेट है वो 2 फैक्टर्स में डिवाइड है. वन इज कैपिटल जो कि 2 लाख रुपए ओनर ने लगाए हैं, 1 लाख रुपए जो लगाए हैं वो आपने कहाँ से लिए हैं? लोन लिए हैं.
तो टोटल 3 लाख रुपीज़ की एसेट इस बिजनेस के पास है, वो कहाँ से आई है? 2 लाख फ्रॉम द कैपिटल एंड 1 लाख फ्रॉम द लायबिलिटी। इसलिए वी कैन से दैट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यू गॉट इट? ग्रेट। नाउ वन अनदर थिंग, मेरा सिर्फ एक आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप बिजनेस शुरू करना क्यों चाहते हैं? आप सीधा बोलोगे सर प्रॉफिट कमाने के लिए, पर वो प्रॉफिट वैल्यू कंप्यूट कैसे करें इस प्रॉफिट को? तो आप बोलोगे सर जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड विल कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट हुआ। यस, यू आर राइट कि आपको बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूज करनी है। तो इसी चीज को अगर अब मैं आपसे बोलूं आपने कुछ एक बिजनेस शुरू किया, पर उसमें आपने क्या किया, आप अपने, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप घर का बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप घर का टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं, आप कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ बुक्स लेके आते हैं, तो ये सब क्या है? दिस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस, ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस मिक्स ना हो जाएं आपके बिजनेस में। अगर ये मिक्स हो गए तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपके बिजनेस कितना है वो आपको नहीं पता लग पाएगा। तो इसीलिए टू ओवरकम दिस इशू व्हाट ए कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस एक्चुअली, और व्हाट दिस कंसेप्ट इज अ बिजनेस एंटिटी और अ लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि ओनर एंड बिजनेस, ये दो डिफरेंट लीगल एंटिटीज हैं। मैं ना कंसेप्ट का नाम लिखता हूं, बिजनेस एंटिटी, और वी कैन से लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि हमें बिजनेस में बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो पर्सनल है और विच इज नॉट इम्पैक्टिंग द बिजनेस, हमें वो ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करनी है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखी हो, आई जस्ट राइट फॉर यू, आप उसको थोड़ा समझिए कि अगर मैं यहाँ पर बिजनेस की बैलेंस शीट एक ड्रॉ करता हूँ, द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस, लेट्स से दिस इज बैलेंस शीट, XYZ लिमिटेड की एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटीज लिखा होता है, यहाँ पर असेट्स लिखा होता है। जस्ट अ सेक, यहाँ पर असेट लिखा होता है। अब इस लायबिलिटी में क्या दिखाएगा आपको? आपको एक कैपिटल दिखेगी और आपको लायबिलिटीज दिखेगी। असेट साइड में आपको क्या दिखेगा? असेट साइड में आपको आपकी बिल्डिंग दिख सकती है, आपकी मशीनरी हो सकती है, इट कुड बी कैश, इट कुड बी बैंक, इट कुड बी स्टॉक। सो डिफरेंट assets you have, पर वो assets क्या डिफाइन कर रही हैं? these two factors, capital and liability। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल को क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा, द रीजन वाई वी रोट लायबिलिटीज साइड द कैपिटल इज दैट, क्योंकि हमने बिजनेस को ओनर से डिफरेंट माना है, एक अलग इंडिविजुअल है बिजनेस। तो अब अगर मैंने एक बिजनेस शुरू किया या आपने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में आपने पैसा डाला, तो वो कैपिटल तो है, पर बिजनेस के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस को, बिकॉज बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, एक अलग है। लेट्स से बिजनेस का हमने नाम दे दिया XYZ, आपने ये बिजनेस शुरू किया। अब XYZ को तो ये पैसा आपको देना है, तो XYZ को जो कैपिटल है वो आपको लौटानी है, और जो लायबिलिटीज है उसकी जो थर्ड पार्टी, जो दूसरे जहां से उसने बोरिंग्स लिए, लोन लिए, वो उसको देना है। तो जो ऑनर को उसने पैसा लौटाना है, दैट इज कम अंडर द हेड कैपिटल, एंड जो पैसा उसने बाहर किसी और को देना है, दैट कम्स अंडर द लायबिलिटी टू थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी। सो कैपिटल को जनरली बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटी। तो ये मैं आपको समझाना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बिजनेस जो अगर देखें, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, इसीलिए कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड में लिखा है। क्लियर दिस कंसेप्ट? नाउ लेट्स कम टू द मेन, व्हाट इज दैट? रूल। जस्ट अ सेक, लेट्स टॉक अबाउट नाउ रूल। सर एक रूल बताऊंगा, ढंग से समझ लेना, कोई ज्यादा
याद नहीं रखना, कुछ ज़्यादा मगअप नहीं करना, सिर्फ वन रूल, उसके बेस पे आपने अगर डेरिवेशन पढ़ा हो तो वो डिराइव करेंगे, तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होती रहेंगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड रूल फॉर असेट. असेट का रूल ये है कि ये जो इंक्रीज होती है वो डेबिट साइड होती है. DR इज डिनोटेड एज डेबिट, और जो डिक्रीज होती है एसेट वो क्रेडिट साइड होती है. तो DR आई कैन राइट फॉर यू दैट दिस इज डेबिट एंड CR रेफर्स टू क्रेडिट. ओके, सो दिस इज द ओनली रूल आपको याद रखना है कि असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है और डिक्रीज क्रेडिट साइड में होती है. ना कम मैंने अभी आपको एक इक्वेशन एक्सप्लेन करी दैट असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, अब अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जाएं तो अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जी. ओके, अब अगर मैं x इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड y प्लस जी ऑन द राइट हैंड साइड, अगर मैं x को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो जो x का पॉजिटिव साइन है वो यहां नेगेटिव साइन हो जाएगा. इसी तरह z या y को मैं अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो उसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हो जाएगा. ये बात हमें पता है, पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो साइन है, और नॉट साइन, द रूल है, जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो रूल है वो राइट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड का अपोजिट होगा. इट विल बी एंटायरली अपोजिट रूल व्हाट वी डू हैव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड का रूल हमारे यहां पर क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का रूल बोलता है कि असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है. तो अगर मैं बात करूं कैपिटल और लायबिलिटीज की, वो इस इक्वेशन के दूसरी साइड है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसमें क्या रूल होगा? दैट विल बी अपोजिट टू रूल ऑफ असेट. असेट अगर इंक्रीज होती है डेबिट साइड में तो कैपिटल किस तरफ इंक्रीज होगी? क्रेडिट साइड में. क्लियर? असेट इंक्रीज डेबिट साइड तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड. द सेम वे असेट decrease on credit side, right? Asset decrease on credit side, but capital and liability will decrease on debit side. Clear? Asset debit side में increase होती है तो capital liabilities credit side में increase होती है. Asset debit side credit side में decrease होती है तो capital liability will decrease on debit side. Simple, उल्टा है. वहां पर debit में increase है, यहां पर credit में increase है. वहां पर क्रेडिट में डिक्रीज है, यहां पर डेबिट में डिक्रीज है. बस ये रूल याद रखना है. तो इसलिए मैंने बोला सिर्फ एक रूल, असेट का रूल याद रख लो कि असेट इंक्रीज किस तरफ होती है और डिक्रीज किस तरफ. ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए कि मुझे अपोजिट करना है. मैं साइन की बात नहीं करना, मैं सिर्फ रूल की बात कर रहा हूं. सो जो अपोजिट रूल होगा तो वो अगर इंक्रीज डेबिट साइड में होती है तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगी. क्लियर? बस इतना ही रूल है. इस रूल के बेस पे वी कैन फॉर्म एनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. इसके साथ साथ कुछ एक, जैसे मैंने आपको बोला और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो शूट करी उसमें मैंने बताया दिस अकाउंटेंसी इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. थ्योरी के हिसाब से अगर आप ये कई सारे टर्म्स आप पहले पढ़ेंगे तो वो एक पढ़ा दिमाग में रहेगा, पर उसको एप्लीकेशन कहाँ है, किस हिसाब से उसे समझना है और करना है वो आपको नहीं आएगा. तो एज वी गो अलॉन्ग जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आएगी आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, और उसके बेस पे यू कैन डू थिंग्स वेरी इजीली. ठीक है? तो लेट्स मूव. एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपने एक बिजनेस शुरू किया, राइट? उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए. अब 1 साल के बाद आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ. तो 1 साल के बाद आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको दिखता है, पता लगता है कि आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने स्टार्ट जो बिजनेस किया था वो आपने कितना पैसा लगाया? आपने 2 लाख रुपए लगाया था. ठीक है? 1 साल के बाद आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी? यस और नो? होगी, क्योंकि अब आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो कैपिटल इंक्रीज हुई तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होगी. तो प्रॉफिट क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट. मेरा कंसर्न क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी प्रॉफिट से. प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी. और अब सीधा सीधा एक रूल निकल के आ जाता है
कि कैपिटल इंक्रीज किस तरफ होती है? अभी हमने बात करी कि कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में, राइट? तो अगर प्रॉफिट हुआ और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जब प्रॉफिट होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब प्रॉफिट निकलता कैसे है? प्रॉफिट क्या होता है? सॉरी, लेट मी यूज द सेम पेंसिल कलर। ओके, प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंस। अब इनकम से क्या होगा आपका? इनकम से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्योंकि इनकम मुझको पैसा देती है, एक्सपेंस मेरा पैसा जाता है, तो उसका जो डिफरेंस है मेरा प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली जब इनकम हो रही है तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रही है, राइट? और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है। तो जब भी इनकम होगी तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होती है मेरी एक्सपेंस के कारण, तो जब भी एक्सपेंस होगा तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज डेबिट साइड में होती है। क्लियर? देखा, अगर मैं बात करूं, अभी हमने जो भी समझा, सिर्फ मैंने एक रूल बताया असेट का, उसके अपोजिट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। अब उसी से डेरिवेशन निकल के आ रही है। प्रॉफिट अगर होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी, राइट? और एज वी नो कि कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, तो अगर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट का कंपोनेंट इनकम है, इनकम होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड करेंगे, और एक्सपेंस होता है तो उसे हम डेबिट साइड करेंगे, कि कैपिटल डिक्रीज डेबिट साइड में होती है। अब ये सब चीजें हमने समझ ली। सो नाउ लेट्स मूव टू दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, राइट? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना हमें समझ में आया, कितना नहीं आया। तो जैसे कि द फर्स्ट थिंग विच वी टॉक अबाउट, मैंने आपसे बताया कि लेट्स से एक फनी सा नाम रख लेते हैं, गोलू। वहाँ XYZ मैंने बोला था, पर लेट्स से गोलू एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस के लिए उसे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख रुपए उसने खुद डाले। तो व्हाट डिड ही डू? व्हाट डज ही डिड? उसने ही इंट्रोड्यूस कैपिटल और ही इंट्रोड्यूस कैश ऑफ ₹2 लाख इन द बिजनेस। तो क्या हुआ? अब इस नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, हम क्या कर रहे हैं, अब जो भी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की, उसको हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि उस एनालिटिकल बेस जो भी हमने एनालाइज किया उसके बेस पे हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। तो जब गोलू ने पैसे बिजनेस में लगाए तो क्या हुआ? बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया, राइट? बिजनेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। अभी ऑनर को भूल जाओ, हर चीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल कोई एक्सपेंसेस नहीं जाएगा। बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। और बिजनेस के पास क्या आई? कैपिटल आई, जो कि उसे बाद में ओनर को देनी है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में रहती है। अब बिजनेस में क्या हुआ? कैश इंक्रीज हो रहा है, और बिजनेस में क्या? कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। कैश इंक्रीज, कैश क्या है? एसेट है, ठीक है? कैपिटल कैपिटल है, राइट? एसेट इंक्रीज कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। और कैपिटल इंक्रीज कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। तुम्हारा एंट्री तैयार। बिजनेस के पास क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीस, है ना? सिंपल। ये हमारी हुई फर्स्ट एंट्री। अब क्योंकि उसको बिजनेस में 3 लाख रुपए चाहिए थे, ही रिक्वायर्ड 3 लाख रुपीज, 2 लाख ही हैड, 1 लाख ही हैज अरेंज बाय टेकिंग लोन। लेट्स से ही टुक लोन फ्रॉम बैंक। अब जब बैंक से लोन लेगा तो बैंक आपको पैसा देगी, आपके बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करवा देगी। तो बिजनेस को क्या मिला? 1 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में आया। ये ट्रांजेक्शन को एनालाइज अगर हम करें तो बिजनेस पास बैंक आया, पर दूसरी तरफ बिजनेस को क्या हुआ? लायबिलिटी हुई, राइट? लायबिलिटी क्या है? बैंक बोरिंग, ओके? अब बैंक क्या है? असेट है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में आप उसका नाम लिख सकते हैं, व्हाट एवर बैंक हैज गिवन लोन टू यू, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक का नाम लिख सकते हैं। अब यहां अगर हम देखें बिजनेस में क्या हो रहा है, राइट? बैंक इंक्रीज हो रहा है और आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको ये पैसा फ्यूचर में बैंक को वापस करना है। तो क्या हुआ ट्रांजैक्शन?
अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बोरिंग्स, और आई कैन राइट डाउन लोन अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन था, बैंक से आपने लिया, बैंक ने आपको पैसा दिया तो बैंक इंक्रीज, असेट इंक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपको पैसा वापस करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज ऑफ क्रेडिट साइड, सो आपने कर दिया क्रेडिट साइड। अब क्या हुआ, इन्होंने, गोलू ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी। अब यहां पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन समझाना चाहता हूं। गुड्स क्या है? गुड्स हम उसको डिफाइन करते हैं जो आपने खरीदा है बेचने के पर्पज से। एनीथिंग विच यू बाय विद द ऑब्जेक्टिव टू सेल इज नोन एज गुड्स। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लैरिफाई अबाउट हाउ टू differentiate between goods and asset. Goods is also an asset, but जब हम goods खरीदते हैं, goods मतलब anything which you buy with the purpose of selling it, then it's good. जो भी हर चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, उसको हम goods बोलते हैं। और बुक्स में जब goods रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री की बात कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री के टाइम में जब हम परचेज कर रहे हैं तो भी रिकॉर्ड इट एज परचेजेस। इसको गुड्स की तरह से अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हैं, हम इसको परचेजेस के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैं अभी जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब गुड्स क्यों बोल रहे हैं हम इसे? लेट्स से अगर ये गोलू ने जो बिजनेस शुरू किया, ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कार। ठीक है, अब जो भी वो कार खरीदा, जो भी कार उसने खरीदी बेचने के पर्पज से, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। और वो बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसी बिजनेस में उसने फर्नीचर खरीदा, पर फर्नीचर जो उसने खरीदा वो एज ए गुड्स नहीं ट्रीट होगी, और उनको हम रिकॉर्ड परचेजेस के नाम से नहीं करेंगे, उनको उनके नाम से, फर्नीचर के नाम से ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसी को अगर मैं चेंज करूं, लेट्स से जो कार उसने खरीदी, अभी हमने गुड्स ट्रीट किया क्योंकि उसका बिजनेस बाइंग और सेलिंग कार था। अगर उसका बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग फर्नीचर होता तब क्या होता? तब ये जो कार खरीदी थी हमने, वो कार एज ए असेट ही हम ट्रीट करते विद द नेम की कार है या व्हीकल है, हम इस नाम से उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। पर जो फर्नीचर उसने खरीदा, जो हमने पहले वाले बिजनेस, जब उसका बिजनेस बाइंग और सेलिंग कार था, तो हमने फर्नीचर को एज ए असेट विद द नेम ऑफ फर्नीचर हमने रिकॉर्ड किया। पर जब मेरा बिजनेस फर्नीचर बाइंग एंड सेलिंग का बन गया, तो अब ये फर्नीचर जो मैंने खरीदा, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम एज ए गुड्स होगा, एंड वी विल नॉट रिकॉर्ड इट एज अ नेम ऑफ द फर्नीचर और द असेट, बट विल रिकॉर्ड इट एज ए परचेजेस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी आप खरीद रहे हो बिजनेस में, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। अगर आप वो चीज खरीद रहे हो, उसी चीज का आपका बिजनेस है, और वी कैन से कि जो भी आप चीज खरीदते हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इट, देन इट विल बी नोन एज गुड्स, और उसमें जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो गुड्स अकाउंट नहीं करेंगे, वो परचेजेस अकाउंट करेंगे। क्लियर? अब इसने, गोलू ने गुड्स खरीदे लेट्स से 25,000 रुपए की, तो बिजनेस में क्या आया, और उसने पेमेंट जो करी, वो उसने क्या किया? 25,000 के गुड्स खरीदे, पर उसने क्या किया? 10,000 का तो पेमेंट कैश में कर दिया, और बाकी 15,000 उसने बोला उधार में, ऑन क्रेडिट विल आई विल गिव लेटर ऑन। तो उसने क्या किया? गोलू ने उधार में माल लिया 15,000 का, और 10,000 रुपए का उसने कैश पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हुई? गुड्स आए, और दूसरा क्या हुआ? कौन कौन सी चीज़ यूज हो रही है? कैश हो रहा है क्योंकि उसने पेमेंट करी। और क्या हो रहा है? और उसने क्या किया? आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है। उस लायबिलिटी का क्या नाम है? सन्ड्री क्रेडिटर, नया अकाउंटिंग टर्म। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसे बिजनेस को गुड्स खरीदने के उसमें पैसा फ्यूचर में देना होता है, उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, अगर हमने उसका पैसा नहीं दिया, उधार में लिया, तो उधार वाली चीज़ का पैसा तो मेरे को बाद में चुकाना ही है।
अब मैं इसको बोल रहा हूँ गुड्स, सिर्फ अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ उसके लिए मेरे को किसी को पैसा वापस करना है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि मैंने उसको पैसा, उधारी का पैसा वापस करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में देखो 3 चीजें आई, एक गुड्स है, दूसरा मैंने कैश दिया, तीसरा मैंने कैश नहीं दिया। अब ये गुड्स जो थे 25,000 रुपए के थे, अगर मैं सिर्फ लिख दूं 25 के, जिसमें से 10 के की पेमेंट कर दी, 15 के उसने अभी पे नहीं किया। ये है पूरी ट्रांजैक्शन। मैंने बोला गुड्स को हम रिकॉर्ड जब करेंगे अकाउंटिंग एंड परचेजेस के नाम से करेंगे। अब पहले तो देख लेते हैं किस उसमें फॉल करता है। गुड्स क्योंकि असेट है, उसकी वैल्यू है, बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो, असेट की डेफिनेशन में आता है, तो गुड्स आपका असेट है। फिर देखते हैं कैश क्या है, कैश भी आपका असेट है। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना है, जिसको पैसा मुझे देना है फ्यूचर में वो मेरी लायबिलिटी है। अब हम देखते हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है। असेट जो है गुड्स वो मेरी इंक्रीज हो रही है, कैश मेरा जो असेट है क्योंकि असेट है वो डिक्रीज हो रही है, और सन्डे क्रेडिट जो मेरी लायबिलिटी है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रही है क्योंकि मुझे उसे पैसा भी दिया नहीं है, देना है। ठीक है, तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो क्या किया हमने किया परचेजेस अकाउंट डेबिट किया, कितने से 25,000 रुपये का गुड्स खरीदे उसने। पेमेंट कितने की करी, 10,000 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी कितनी की इंक्रीज हुई, 15,000 की। क्लियर, एसेट इंक्रीज होती है परचेजेस के नाम से, गुड्स है, डेबिट किया। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो 10,000 कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड में होती है तो हमने क्रेडिट कर दिया। और सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने उसको इंक्रीज लायबिलिटी क्रेडिट साइड में थी तो ये कर दिया। ठीक है, और फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई जस्ट राइट इट डाउन। एसेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती तो डेबिट किया, कैश डिक्रीज क्रेडिट साइड में होते तो क्रेडिट किया, और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट साइड में होते तो क्रेडिट किया। दिस बिकम्स आवर एंट्री। ओके, अब गुड्स खरीदे तो गुड्स बेचेगा भी, राइट। गुड्स जैसे मैंने डिफाइन किया कि गुड्स को हम एज ए गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो जो मैंने पर्पस था उनको खरीदने का, बेचने का पर्पस से ही खरीदे था। तो जब मैं इन गुड्स को बेचूंगा तो मैं एज ए गुड्स को वो नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा, सेल ऐसे। तो अभी क्या किया, ही सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड, ओके, कॉस्टिंग रुपीज 25,000, okay, or let's change this. He sold goods costing rupees 15,000, okay, at rupees 20,000. ठीक है, क्या किया उसने, 15,000 का माल था जो उसने 20,000 रुपये में बेचा। भाई बिजनेस करने बैठा है तो प्रॉफिट तो कमाएगा ना, तो 5,000 के प्रॉफिट पे उसने ये बेच दिया। अब क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन, लेट्स एनालाइज द ट्रांजेक्शन, बेस्ड ऑन दैट विल एनालाइज असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, अकॉर्डिंगली विल सी डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है। अब गुड्स सोल्ड करे हैं, गुड्स क्या है, आपकी एसेट है, और ये एसेट अगर मैंने कुछ बेचा तो बिजनेस से चली गई मेरी एसेट, क्योंकि मेरे पास वो गुड्स है नहीं, मैंने चले गए, तो एसेट मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एसेट डिक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में। एक ही रूल बोला था, एसेट इंक्रीज डेबिट साइड, डिक्रीज क्रेडिट साइड, बस, बाकी कैपिटल लायबिलिटीज के लिए अपोजिट, इनकम और एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो बेचा तो आपके पास कैश आया। ठीक है, कैश क्या है, कैश भी एसेट है, ठीक है, और ये एसेट इंक्रीज हो रही है। अब और एसेट इंक्रीज किस होते, डेबिट साइड में। ठीक है, पर इस ट्रांजैक्शन में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे जब हमने माल खरीदा था तो हमने सिर्फ कैश 10,000 की पेमेंट की थी, बाकी हमने 15,000 बाद में दिए थे। इसी तरह जो हमने माल बेचा उसने क्या किया, उसने मेरे को 20,000 में मैंने माल बेचा 20 के, उसने मेरे को 15,000 रुपये
और आई विल से उसने मेरे को 12,000 रुपये तो कैश दे दिया, 8,000 रुपये बोला कि मैं बाद में दूंगा। ठीक है, तो जैसे जब मेरे को कुछ पेमेंट करनी थी, जब मैंने गुड्स खरीदे थे, जब मेरे को पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट करी नहीं, तो वो मेरी लायबिलिटी है, मैं बाद में उसे पे करूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। उसी तरह हमने जिसको माल बेचा है, जिसको भी मैंने गुड्स बेचे हैं, उससे जो मेरे को पैसा लेना है, मतलब मेरे को अपने कस्टमर से जो पैसा लेना है, जैसे मैं माल उधार में खरीदता हूँ उसी तरह मैं माल उधार में बेचता भी हूँ। तो द मनी विच आई हैव टू रिसीव्ड फ्रॉम माई कस्टमर बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो जिस भी इंसान से माल बेचने के एवज में मुझे पैसा लेना है जो अभी लिया नहीं है, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर सन्ड्री डेटर्स। ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पे अभी धीरे 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 जब इसलिए बोला है प्रैक्टिकली, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे हो जाएंगी। अर्लियर यू स्टार्ट विद दिस ब्रेकअप एंड देन वंस यू ग्रेजुअली नो, लाइक आई हैड गिवन एग्जांपल ऑफ कार, शुरू में तकलीफ होती है या बाइक राइड करना सीख रहे हैं, पर जैसे जैसे सब चीज़ें आपको द मोर यू ड्राइव द मोर यू लर्न एंड गेट योर सेल्फ एक्सपर्टाइज, तो उतना ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतनी स्पीड होगी तो मेरे को ये गियर चेंज करना है, इतनी स्पीड होगी तो ये करना है, अभी ब्रेक मारनी है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। सो स्टार्टिंग डेफिनेटली इज डिफिकल्ट, बट वंस यू डू द प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें यूज टू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें सन्नी डेटर्स, अब अगर वो मुझे कैश देता तो मेरे को पूरा का पूरा 20,000 रुपये मिल जाता, पर उसने क्या किया, उसने सिर्फ 12,000 रुपये थे, तो 8,000 रुपये मेरे को उससे लेने हैं, तो ये मेरे एसेट है, क्योंकि मेरे को एसेट की डेफिनेशन क्या है, विच आई कैन रियलाइज इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये एक ऐसा जैसे गोल्ड है, गोल्ड मेरी एसेट है, क्यों, गोल्ड को बेच में पैसा कमा ला सकता हूँ, ये मेरे डेटर्स है जिससे मेरे को पैसा लेना है, पैसा मिलेगा मुझे इससे, तो ये मेरी एसेट है, और ये एसेट भी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होती है डेबिट साइड में, राइट। तो आओ एंट्री बनाते हैं। तो पहला क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने मुझे पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 12,000 रुपये। दूसरा क्या हुआ, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, डेटर्स क्योंकि एसेट है और एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है, पैसा मिल जाता तो पूरा डाल देते, अभी मेरे को उसे फ्यूचर में लेना है, तो मेरी एसेट है 8,000 रुपये। अब लाइक आई सेड, व्हेन वी बाय गुड्स, देन इन अकाउंटिंग एंट्री वी डोंट राइट गुड्स अकाउंट, वी राइट परचेजेस अकाउंट। द सेम वे अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ तो मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करता, मैं सेल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड में होती है, तो इसलिए डिक्रीज। और एक और इसमें आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इनकम, सेल क्या है, आपकी इनकम है, इनकम से आपका कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, तो कैपिटल किस तरफ बढ़ता है, क्रेडिट साइड में। अब सेल क्या है, इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगी, क्योंकि कैपिटल वो क्या हेल्प करती है, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो उस एस्पेक्ट से भी देखेंगे तो सेल क्रेडिट होगी, टोटल 20,000 रुपये। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द ticklish or problematic issues or the accounting entry, most of that, so that आपको एक कॉन्फिडेंस आए अपने पे। अभी तक आई बिलीव वी आर गोइंग स्मूथली, सब कुछ समझ में आ रहा है, आराम से हम चल रहे हैं। पर फिर भी आपको कहीं कुछ लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। वट एवर इशूज यू फेस वाइल डूइंग और अंडरस्टैंडिंग गोइंग थ्रू विद दिस वीडियो, यू जस्ट राइट इट डाउन, सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। बहुत आराम से, बहुत आसानी से, स्टेप वाइज मैं इसे समझाऊंगा, जो भी आपका कंसर्न होगा, क्योंकि मैं स्टेप वाइज ही चल रहा हूँ, धीरे 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 कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ रही है, दूसरी से तीसरी चीज़ जुड़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, बैंक बोरिंग थी 1 लाख रुपए की। अब बैंक ऐसे तो मुफ्त में पैसा देगा नहीं, कोई भी नहीं देता, वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ने क्या किया, वो जो आपने लोन लिया था वो बैंक ने कहा कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपने मुझे देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ने बोला 10%। तो बैंक को मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, 1 लाख रुपए का मेरा लोन है, क्लियर है, उस पर 10% इंटरेस्ट है, पर हाफ ईयरली देना है। तो इसका मतलब 6 महीने के बाद मुझे कितना देना होगा। तो अगर मैं देखूं तो अगर इसका इंटरेस्ट देखेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, 10% का अगर लगाते हैं तो 1,000 आता, तो 500 रुपये, आई बिलीव आई एम राइट, 2 0 ये कट गया, 5,000 रुपये।
सॉरी, 5,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, ठीक है। साथ में क्या हुआ, आपने कुछ प्रिंसिपल भी पे बैक किया। आपने लेट से बैंक का जो लोन था, बैंक को ऐसे लिख देते हैं, बैंक लोन के आपने 20,000 रुपये पे किए। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, आपने प्रिंसिपल 20,000 रुपये का पेमेंट करी, इंटरेस्ट आपको 5,000 रुपये का पे करना है, तो क्या एंट्री होगी। अब अगर हम देखें इंटरेस्ट क्या है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बराबर। और असेट और एक्सपेंस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कोई भी, जब मैं पैसा खर्चता हूं और उससे बदले में मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, राइट, तो वो मेरा मोस्टली एक्सपेंस होता है, मोस्टली एक्सपेंस होता है। तो अभी अभी इसमें क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल वैसी बात करता हूँ, आपने घर में टीवी लगाया, क्लियर, टीवी आपका असेट है, और उस टीवी में आप कुछ देख नहीं पा रहे, आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, क्योंकि टीवी के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने केबल का कनेक्शन नहीं लिया। केबल कंपनी को आप बाय नहीं करते, आप केबल का कनेक्शन लेते हैं, तो ये आप सर्विस ले रहे हैं, तभी आप एंटरटेन हो पाएंगे ना टीवी से। तो टीवी एज ए एसेट, पर आपने जो केबल कनेक्शन के जो आप पैसे दे रहे हो, राइट, व्हाट इज दैट, दैट इज योर यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज, क्योंकि आपको सिर्फ अकेले एक एसेट से आपको कोई काम नहीं चलेगा जब तक कोई सर्विसेज दूसरी मिलेगी नहीं। आपके पास टेलीफोन है, ये टेलीफोन, आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल आपका कोई यूज़ का नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसमें फैसिलिटीज़ हो। क्योंकि आपने क्या किया, एक मोबाइल ऑपरेटर से आपने फ़ोन नंबर लिया है जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज, यू हैव नॉट बाय रिलायंस और एयरटेल और एनी और वोडाफोन, यू हैव जस्ट टेकन ए सर्विसेज फॉर विच ऑन ए मंथली बेसिस यू पे रेंट टू देम फॉर देयर सर्विसेज। द सेम वे बैंक से हमने सर्विसेज ली फॉर लोन, उस सर्विस का उसमें बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो आई एम पेइंग, जो मैं पैसा दे रहा हूँ उस सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो इंटरेस्ट क्या मेरा एक्सपेंस है, क्लियर। अब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरे को पेमेंट करनी है, तो इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटरेस्ट मेरा क्या है, एक एक करके एनालाइज करते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज किस तरफ होता है, डेबिट साइड, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैंने बैंक लोन था, मैंने पे किया, तो बैंक लोन क्या मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्योंकि मैंने पेमेंट करी। और लायबिलिटी डिक्रीज किस तरफ होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ असेट, असेट डिक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में, तो उसका अपोजिट क्या है, डेबिट साइड, तो लायबिलिटी डिक्रीज किस तरफ होगी, डेबिट साइड में होगी, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, आपने पेमेंट करी, पेमेंट करी ना, बैंक लोन की प्रिंसिपल की पेमेंट करी, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तो कैश, कैश क्या है आपका, असेट है, ये एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एसेट डिक्रीज किस तरफ होती है, क्रेडिट साइड में। आई होप यू अंडरस्टैंड, हाँ, ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ रूल एक ही है, एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली अपने आप। अब आओ लेट्स फॉर्म दी अकाउंटिंग एंट्री। तो क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने पेमेंट करी सॉरी टू कैश, बैंक से करे तो बैंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो लोन लायबिलिटी है, जैसे अब आपने, जब आप देखें शुरू में जब आपने लोन लिया था तो आपने क्या एंट्री पास की थी, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट किया था, क्योंकि आपकी बैंक लोन आपने क्रेडिट किया था क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब अगर आप रीपे करेंगे तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, बैंक लोन, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अब बैंक लोन आपका रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, थोड़ा स्पेस कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, बैंक
बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। कितना इंटरेस्ट दिया जी आपने? 5,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट दिया, 20,000 रुपये का आपने बैंक लोन पे किया, टोटल आपने 25,000 रुपये पेमेंट कर दी, ठीक है। यहाँ आपने लिखा है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड में इंक्रीज होता है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है जो कि बैंक लोन के नाम से है, इसलिए वो डेबिट हो गई। और एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट डिक्रीज किस तरफ होती है जी? एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। ये हुई एक एंट्री। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस क्रेडिटर से आपने और वेंडर से आपने गुड्स खरीदे थे, ठीक है, उसने हमें बोला अगर मैं पेमेंट 10 दिन में कर दूं तो वो मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट देगा, ठीक है। मेरे को अगर उसे क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना, अगर मैं देखूं 25,000 रुपये की परचेज की थी, 10,000 में पे कर चुका हूँ, सिर्फ 15,000 रुपये मेरे को उसको पे करने हैं। वो मेरे को बोल रहा है अगर मैं 10 दिन में पेमेंट कर दूँ तो मैं 500 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लेते हैं। जैसे आप भी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ दिख रही है, अरे ये डिस्काउंट में मिल रहा है भाई ले ले, फ़ायदा हो रहा है ना। क्योंकि जो चीज़ मेरे को 1,000 रुपये मिलनी है, अगर वो 500 रुपये मिल रही है तो मुझे फ़ायदा है, तो मैं डिस्काउंट में ले लूँगा, तो मैं डिस्काउंट अवेल करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये में मैं क्या करूँ? अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं लिखूँ अगर पेमेंट मेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है जी। कितना पेमेंट किया आपने? कैश था, पे किया आपने। कैश क्या है आपकी? असेट है। असेट ये आपकी क्या और इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? भाई बिजनेस में पैसा दोगे तो असेट डिक्रीज ही होगी ना, कैश जा रहा है आपका। और असेट डिक्रीज किस तरफ होती है? क्रेडिट साइड, क्लियर। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं आपके, क्या है आपकी? पेमेंट आपने अभी करी नहीं है, फ्यूचर में करनी थी, लायबिलिटी। अब वो आपकी लायबिलिटीज होती है, रिड्यूस हो रही है क्योंकि अब आपने पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज किस तरफ होती है जी? लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट साइड में, अपोजिट ऑफ असेट। असेट डिक्रीज किस तरफ होती है? क्रेडिट साइड में, ये भी हमने ऊपर लिखा। तो लायबिलिटी डिक्रीज किस तरफ होती है? डेबिट साइड में, अपोजिट है, ठीक है। अब एंट्री करते हैं, देन आपको एक चीज समझ में आएगी। तो क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, तो आपने एंट्री करी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। 15,000 रुपये थे क्रेडिटर्स, फुल एंड फाइनल कर दिया। और क्या हुआ, आपने पेमेंट करी टू कैश। कितनी करी? 15,000? नहीं, उसने तो 500 रुपये का डिस्काउंट दिया मुझे, तो मैं कितने पेमेंट करूँगा? 14,500। पर अभी इस इक्वेशन में तो इशू आ गया, क्योंकि यहाँ 15,000 है, हर इक्वेशन से बैलेंस होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 15,000 है, यहाँ 14,500 है। व्हाट टू डू व्हाट? 500। 500 रुपये क्या है आपका? आपका गेन है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट से क्या होता है आपका? कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल इंक्रीज किस तरफ होती है? क्रेडिट साइड में। तो मेरे को क्रेडिट करना है, और ये जो मुझे प्रॉफिट हुआ किस नाम से हुआ है? मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। क्लियर है? इक्वेशन बराबर 15,000। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू। अब इसी तरह से ये भी हो सकता है कि मैंने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट क्या होगा? वो एज अ लॉस होगा मुझे, क्योंकि मेरे को अगर अपने डेटर से, लेट से यहाँ पर मुझे अपने डेटर से कितना पैसा लेना है? मुझे अपने डेटर से 8,000 रुपये लेने हैं। पर उस 8,000 रुपये के अगेंस्ट में अगर मैं बोलूँ मैं भी 500 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ भाई, तो क्या होगा? मेरे को जो 8,000 रुपये मिलने थे, मेरे को 8,000 रुपीज नहीं मिलेंगे। हाउ मच मनी आई गेट ओनली 7,500। सो 500 इज व्हाट? दैट्स माई लॉस। जब मैं डिस्काउंट अवेल करता हूँ देन दैट्स माई प्रॉफिट, बट व्हेन आई गिव द डिस्काउंट दैट्स माई लॉस। तो लॉस क्या है? लॉस से कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है, और कैपिटल रिड्यूस किस तरह होती है? डेबिट साइड में। तो अगर लॉस होगा तो हम, अगर आप चाहते हैं तो लेट्स डू दिस एंट्री आल्सो, देन वील मूव फॉर सम एक्सपेंस। ओके,
received money from debtors rupees 8,000 लेने थे, लेट्स से 7,500 रिसीव हुए, या मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, उसने बोला कि इतने पैसा है मेरे पास, इतने में मैं वो कर रहा हूँ, इधर आई कैन डू इट एज ए बैड डेट्स आल्सो, बट अभी फुल एंड फाइनल उसने कर दिया। अगर डिस्काउंट दिया, अब देखो नाम कैसे बदल रहा है, अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो मैं इसे डिस्काउंट अलाउड, जैसे वहाँ पर डिस्काउंट रिसीव था, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर मैं डिस्काउंट खुद अलाउ कर रहा हूँ तो आई विल राइट डाउन डिस्काउंट अलाउड। तो लेट्स अज्यूम इट नाउ एज ए डिस्काउंट अलाउ। तो क्या होगा, डेटर से मेरे को कैश आएगा, ठीक है, और मेरे इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सन्डी डेटर्स इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, इसमें कैश है और डेटर्स है। कैश क्या हुआ, असेट है, और ये असेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डेटर्स ने मुझे पेमेंट करी है, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है फॉर द बिजनेस इंक्रीज। सन्डी डेटर्स क्या है, वो भी मेरे एसेट है। अब ये एसेट क्या हो रही है, अब ये एसेट डिक्रीज हो रही है क्योंकि उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल असेट कैश वाली जो असेट है वो इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, और सन्डी डेटर्स वाली असेट डिक्रीज हो रही है, और असेट डिक्रीज कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। So if we pass the entry, we'll write cash account debit to sundry debtors account. Okay, just a sec. To sundry debtor account. कितना कैश आया भैया, 7,500। डेटर्स ने तो फुल एंड फाइनल कर दिया क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डेटर्स तो मुझे आप देगा नहीं ना, उसने तो मेरे अपनी तरफ से पूरा पैसा दे दिया। पर अगेन द इक्वेशन इज इम्बैलेंस, क्यों, क्योंकि मैंने उसे डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट क्या है, अब मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होती है, और कैपिटल रिड्यूस किस तरफ होती है, डेबिट साइड में। सो विल राइट कैपिटल का रिड्यूस होने का रीजन क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ डिस्काउंट अलाउ किया, अगर मैं डिस्काउंट अलाउ नहीं करता, अगर डेटर्स मेरे को बोलता कि इसमें 7,500 रुपये दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास है नहीं और नहीं दे सकता, तो क्या होगा, ये लॉस का नाम क्या चेंज हो जाएगा, इस लॉस को तब हम बोलेंगे बैड डेट्स। सो द मनी, बैड डेट्स क्या, द मनी विच वी वर अनेबल टू रिकवर फ्रॉम आवर कस्टमर और फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स। क्लियर। अब सिर्फ टू, आई नॉट स्ट्रेच इट मोर, सिर्फ दो एग्जाम्पल एक्सपेंस के करते हैं, सिंपल। अब गोलू ने क्या किया, अपना बिजनेस तो कर ही रहे चलो एक असेट भी खरीद लेते हैं। गोलू ने अपने इस बिजनेस में असेट खरीदी, क्या असेट खरीदी, उसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा उसने कितने का, 50,000 रुपए का। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, गोलू के पास क्या आया, फर्नीचर आया, और उसने 50,000 पेमेंट किया। अब ये पेमेंट उसने बैंक से करी, तो इस ट्रांजैक्शन में दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है, बैंक। फर्नीचर क्या है, एसेट। ये एसेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, व्हेन वी बाय समथिंग तो मेरा एसेट इंक्रीज हो रही है विद द नेम ऑफ फर्नीचर। पर बैंक क्या है, बैंक भी मेरा एसेट है, पर ये एसेट क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ बाय किया है, आई एम पेइंग आउट, मैं पैसा दिया, तो मेरा एसेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसी, और असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है और असेट डिक्रीज क्रेडिट साइड में होती है, तो मेरी एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आप यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द बैंक, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया होगा तो 50,000। ओके। अभी गोलू ने जो बिजनेस शुरू किया वो एक बिल्डिंग में किया जो कि रेंट पे है, उसके लिए वो रेंट देते हैं। अब देखो, अगर बिल्डिंग आपने ऑन करी है वो आपकी असेट होगी, ठीक है, पर यहाँ पर
आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो आप एक सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम द ओनर, जो भी बिल्डिंग का ओनर है उसे आप रेंट दे रहे हैं, तो रेंट क्या है आपका? एक्सपेंस है। और वो कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? लेट से आप 5,000 रुपये की मंथली पेमेंट करते हैं बिल्डिंग ओनर को फॉर द रेंट। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है? इफ वी राइट डाउन रेंट पेड ₹5,000, तो इस ट्रांजेक्शन में लेट्स एनालाइज इट। इस ट्रांजेक्शन में क्या? रेंट है जो आपने पे किया, और रेंट क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि आपने सर्विसेज के लिए पेमेंट किया। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज। लाइक आई गिव एन एग्जांपल ऑफ टीवी एंड केबल, मोबाइल डेटा एंड मोबाइल असेट, हैंडसेट फॉर दैट। तो रेंट इज एन एक्सपेंस एंड दिस एक्सपेंस इज व्हाट? ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है आपका। एक्सपेंस इंक्रीज किस तरह होता है? कैपिटल एक्सपेंस से डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज किस तरफ होती है? डेबिट साइड में, तो डेबिट होगा। दूसरा क्या? आपने पेमेंट कर दी कैश। कैश क्या है? आपकी एसेट है। ये एसेट क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है। और एसेट डिक्रीज किस तरफ होती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जॉल्व देना रहना चाहिए, सो दैट आई जस्ट वांट यू टू बी एनर्जेटिक, बी फोकस्ड। एक एक चीज को पकड़ो, क्वेश्चन पूछो अगर कहीं पर नहीं समझ में आया। ओके, तो क्या एंट्री होगी इसकी? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश बीइंग एन एसेट एंड दैट इज डिक्रीजिंग, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। 5,000 रुपये का खर्चा है, 5,000 रुपये का खर्चा। अब इसी बस लास्ट इसी में अगर मैं एक ट्विस्ट दे दूं, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5,000, क्या एंट्री होगी? अब देखो, एनालाइज दिस ट्रांजेक्शन। रेंट इन्वॉल्व इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि आपको रेंट पे करना है। रेंट क्या है? आपका एक्सपेंस है, अभी ऊपर वाली एंट्री में हमने समझा। और एक्सपेंस क्या है? आपका इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस क्योंकि कैपिटल को डिक्रीज करता है, और कैपिटल डिक्रीज डेबिट साइड में होती है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। अब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अब देखो, एक नई टर्म्स, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब यू हैव नॉट पेड द मनी, वो ड्यू हो गई है। ड्यू मतलब कि आपका एक मंथ, जैसे आपको महीने के 25 तारीख को, जैसे अगर आपका बिल आता है, टेलीफोन मोबाइल का बिल भी आता है कि 25, और योर क्रेडिट कार्ड का बिल आता है कि 25 ऑफ द मंथ आपको पेमेंट करनी है, उसी तरह रेंट तो ड्यू हो गया, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू। पर आपने अभी पे नहीं किया, यू हैव नॉट पेड इट, तो पे नहीं किया तो इसका मतलब कि आपको पे करना है फ्यूचर में। अगर जैसे हमने इस ट्रांजेक्शन में पे कर दिया था तो हमने कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, बट इसी ट्रांजेक्शन में अगर मैं बोलूँ हमने पेमेंट नहीं करी, अगर पेमेंट नहीं करी तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में पे करनी है। लायबिलिटी क्या होता है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नीड्स टू बी पेड इन फ्यूचर। तो क्या होगा? तो ये लायबिलिटी किस नाम से है? इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी का नाम क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। सो मेरी लायबिलिटी का क्या नाम है? रेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग। ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या लायबिलिटी है? मेरी लायबिलिटी क्या है? मैंने पे करनी है, पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या? लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज किस तरफ होती है? क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5,000। क्लियर? होप नाउ यू अंडरस्टैंड। अभी और ज्यादा नहीं, बट आई हैव ट्राई टू कवर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मैक्सिमम आई कवर्ड। वन लास्ट थिंग, ड्राइंग्स। बच्चों, ड्राइंग्स क्या होती है? जब भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। मैंने आपको बोला बिजनेस की किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगी तो उसकी रिकॉर्डिंग हम बिजनेस में करेंगे। आपकी पर्सनल जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, पर अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो आपने बिजनेस का कैश कम हुआ है ना, राइट?
तो क्या होगा, अब ये ड्राइंग, इसलिए इसका नाम है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से क्या होता है, ड्राइंग इज बेसिकली क्या करती है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, बिजनेस को मैंने जैसे आपको बताया, बिजनेस को लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल भी लाइबिलिटी, क्योंकि उसने ओनर को पैसा देना है। अब क्या हुआ, अगर उस ओनर ने जैसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे बिजनेस में, उसमें से अगर उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस और ओनर डिफरेंट एंटिटी है, राइट, बिजनेस के लिए क्या है, उसकी लाइबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि पहले उसे 2 लाख रुपए ओनर को देने थे, अब उसको कितना देना है, 10,000 रुपये अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो 1,90,000 उसे पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कैपिटल को रिड्यूस करती है ड्राइंग, और कैपिटल रिड्यूस किस तरफ होती है, डेबिट साइड में, और इसका नाम क्या है, ड्राइंग्स। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया, और बिजनेस से क्या गया, कैश गया। 10,000 रुपये अगर उसने विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज, क्वेश्चन में क्या देगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, दैट्स इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, बिजनेस से किया, एंड ड्राइंग्स का नाम होता है इसलिए हमने ड्राइंग्स नाम दिया टू कैश अकाउंट। I hope now you understand, and I have covered each and every aspect, mostly each and every sort of transaction, so that it will be easier for you to make entry. अब सिर्फ क्या रह गया, आपकी प्रैक्टिस। आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए नए चीज़ें आएंगी, इसलिए बोला है प्रैक्टिस करो, नए टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स की डेफिनेशन समझो, अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज करो, एंड फॉलो द रूल। सो मोर एंड मोर यू डू, you will get proficient in that. That's what I can see, and I know that I am confident, so I know that you will do it. तो बच्चों आराम से सब चीज़ें जैसे समझाई हैं, उसको ट्रांजैक्शन को समझो, उस ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन करो, उस ब्रेक डाउन के फिर एनालाइज करो, एसेट है, कैपिटल, लायबिलिटी है, उसका रूल देखो, और उसके हिसाब से एंट्री करो, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता, कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर टू यू, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज नो इशू। बट one more thing, that keep on practicing. Thank you, take care, bye bye, God bless you.